कत्ल, अपराध, अपहरण ये ऐसे संगीन मामले हैं जिसमें कोई भी विक्टिम नहीं बनना चाहता। लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे लालच में या स्वार्थ के चलते कुछ ऐसे काम कर जाते हैं कि जब वो कहानी सामने आती है तो दिल दहल जाता है और फिर लगता है कि क्या ये केस सही था या गलत था, क्या ये लड़की सही थी या गलत थी, या जिसने भी ये क्राइम किया है क्या वो गुनहगार था या बेगुनाह था। इन सब चीज़ों में उलझी है आज की कहानी। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें जब कहानी परत दर परत खुलती है तो एक विक्टिम खुद को बेगुनाह बताती है और जो क्राइम हुआ था वो क्राइम एक्चुअल में कभी हुआ ही नहीं था। तो क्या है ये उलझी हुई कहानी, हम जानेंगे आज पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आज की पूरी कहानी क्या है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सुभाष रोड स्थित प्रदेश पुलिस मुख्यालय में उस दिन भी रोज की ही तरह पुलिस महानिदेशक BS सिद्धू समेत अन्य अधिकारी अपने अपने ऑफिस में बैठे काम कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक ममता वोरा भी अपने ऑफिस में ज़रूरी फाइल निपटा रही थी। तभी ड्यूटी पर तैनात उनके PA ने इंटरकॉम से सूचना दी, मैडम एक लड़की आपसे मिलना चाहती है। ठीक है, उसे अंदर भेज दो, ममता वोरा ने कहा। उनके कहने के पल भर बाद एक लड़की दरवाजे पर टंगा पर्दा हटाकर अंदर आ गई। लड़की को देखते ही वे पहचान गई। उसका नाम गुड़िया था और वह एक बहुचर्चित दुराचार मामले की वादी थी। उन्हें लगा लड़की अपने केस की प्रगति के बारे में जानने आई है, इसलिए उन्होंने कहा, कहिए सब ठीक तो है? हमारी पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी है और वह जल्दी ही पकड़ा जाएगा। वह तो ठीक है मैडम, लेकिन लड़की ने इतना ही कहा था कि ममता वोरा ने पूछा, लेकिन क्या? मैडम मैं अपना बयान दोबारा देना चाहती हूँ, गुड़िया ने कहा। सवालिया नज़रों से उसे घूरते हुए पूछा, मतलब? मैडम रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद मैंने जो बयान दिया था अब उसमें मैं कुछ बदलाव करना चाहती हूँ। क्यों? SP वोरा ने हैरानी से पूछा। मैडम उस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उलझन में पता नहीं मैं क्या से क्या कुछ भी कह गई, लेकिन अब मैं उसमें सुधार करना चाहती हूँ। इतना कहकर गुड़िया ने एक कागज़ उनकी ओर बढ़ा दिया। ममता वोरा ने उसे लेकर गौर से पढ़ा तो उसमें उसने अपना बयान बदलने के बारे में लिखा था। उसे पढ़कर उन्हें हैरानी हुई कि आखिर ये ऐसा क्यों करना चाहती है। इसका मतलब मामला काफ़ी गंभीर ही नहीं था, बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय भी बना हुआ था। इसलिए विचारों से निकलकर उन्होंने गुड़िया से कहा, देखो मुझे इस मामले में अपने अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी, तुम अपना यह प्रार्थना पत्र मेरे पास छोड़ कर जाओ। गुड़िया ने अपना वह प्रार्थना पत्र उन्हीं के पास छोड़ दिया और बाहर आ गई। यह 5 मई 2014 की बात है। पुलिस अधीक्षक ममता वोरा के लिए यह हैरानी की बात थी कि लगातार न्याय की मांग करती आ रही लड़की अचानक अपनी बात से पलटना क्यों चाहती है। पीड़ित होने के नाते उसके साथ उनकी शुरू से ही सहानुभूति रही है। पुलिस अधीक्षक ममता वोरा ने गुड़िया द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र से अधिकारियों को अवगत करा दिया और इस मुद्दे पर DGP BS सिद्धू ने अपर पुलिस महानिदेशक RS मीना और SSP अजय रौतेला के साथ राय मशवरा किया। अधिकारी गुड़िया के इस कदम से न केवल हैरान थे बल्कि असमंजस की स्थिति में भी थे। मामला हाई प्रोफाइल था और इसीलिए अधिकारियों को जब पता चला कि गुड़िया ने 2 दिन पहले अदालत में भी अपना बयान दोबारा कराने के लिए शपथ पत्र दिया है तो उन्हें चिंता हुई। यह बात अलग थी कि उसके उस शपथ पत्र पर अभी सुनवाई नहीं हुई थी। गुड़िया के इस कदम से पुलिस को अनेक आशंकाएं हुई। इसकी वजह यह थी कि अभी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, जबकि पुलिस की कई टीमें उसकी गैर जमानती वारंट लिए अंतर्राज्यीय स्तर पर उसकी तलाश कर रही थी। अभियुक्त सरूख राजनीतिक पहुंच और दौलत वाला था। लड़की को बयान बदलने के लिए डराया धमकाया भी जा सकता था।
कहीं इसी वजह से तो गुड़िया बयान बदलने के लिए मजबूर नहीं है। अगर सचमुच में ऐसा था तो यह कानून के लिए एक बड़ी चुनौती थी। अभियुक्त के गिरफ्तार न होने से पुलिस वैसे ही सवालों के घेरे में थी। दरअसल 18 अप्रैल 2014 को गुड़िया ने देहरादून के थाना राजपुर में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिससे पूरे उत्तराखंड राज्य में सनसनी फैल गई थी। यह मुकदमा प्रदीप सांगवान के खिलाफ दर्ज कराया गया था और सनसनी की वजह यह थी कि मूल रूप से सोनीपत का रहने वाला प्रदीप सांगवान कोई मामूली आदमी नहीं था। उसके पिता किशन चंद सांगवान भारतीय जनता पार्टी से सांसद रह चुके थे और वह खुद भी एक राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ा हुआ था। उसने देहरादून और पहाड़ों की रानी मसूरी में अपना घर बना रखा था। इसके अलावा देहरादून के सहस्त्रधारा स्थित पिकनिक स्थल के रूप में विकसित किए गए जॉयलैंड वाटर पार्क का मालिक भी था। देहरादून में उसके रहने की यही वजह भी थी। गुड़िया ने आरोप लगाया था कि प्रदीप सांगवान ने उसके साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया है, बल्कि उस दौरान उसकी एक वीडियो क्लिप भी बना ली थी और जिसके बल पर वह उसका यौन शोषण कर रहा था। यह वीडियो क्लिप को सार्वजनिक करने और सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर डालने की धमकियां देकर वह उसका मनचाहा इस्तेमाल कर रहा था। उसे जो धमकियां दी जा रही थी उसके सबूत में उसने अपने मोबाइल फ़ोन में पुलिस को कुछ मैसेज भी दिखाए थे। मामला बेहद गंभीर था और ऐसे मामलों में कानून हर तरह से पीड़िता के साथ होता है। इसकी बात को गंभीरता से सुना ही नहीं जाता, बल्कि तुरंत कार्रवाई भी की जाती है। राजपुर के थाना प्रभारी प्रदीप राणा ने तुरंत इस बात की उच्चाधिकारियों को जानकारी दी थी, जहां से उन्हें उचित कार्रवाई करने के निर्देश मिले थे। गुड़िया की शिकायत व बयानों के आधार पर थाना प्रभारी ने मुकदमा अपराध संख्या 33/14 पर नामजद मुकदमा दर्ज किया था और मामले की जांच इंस्पेक्टर अंशु चौधरी को सौंपी थी। चूँकि मामला रसूखदार आदमी से जुड़ा था, इसलिए यह मीडिया वालों के लिए सुर्खियां बन गया था। मुकदमा दर्ज होते ही एसएसपी अजय रौतेला ने पुलिस अधीक्षक नवनीत भुल्लर, होमिसाइड सेल के प्रभारी प्रदीप टमटा और स्पेशल टास्क फोर्स की टीम को भी प्रदीप सांगवान की गिरफ्तारी के लिए लगा दिया था। पुलिस उसकी तलाश में निकली तो वह गायब मिला। प्रदीप सांगवान से मिलने से लेकर दुराचार तक की जो कहानी गुड़िया ने पुलिस को बताई थी वह कम चौंकाने वाली नहीं थी। वह पूरी कहानी कुछ इस तरह से थी जिसमें वह एक खूबसूरत जाल में उलझ कर रह गई थी। गुड़िया उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर की रहने वाली थी। नौकरी व सुनहरे भविष्य की तलाश में वह साल 2012 में देहरादून आ गई थी। देहरादून में वह अपनी एक सहेली के पास रुकी थी। यहाँ कोई नौकरी करके वह अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। उसने नौकरी की तलाश भी शुरू की थी। कुछ जगह उसे अवसर मिले थी, परंतु काम पसंद नहीं आया। तब उसकी उस सहेली ने कहा, तो किसी प्लेसमेंट एजेंसी का सहारा क्यों नहीं लेती? अरे मैं खुद ही कोई बढ़िया नौकरी तलाश लूँगी। अखबार रोज़ देख ही रही हूँ, कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। अरे हाँ, कल मैंने देखा था जॉयलैंड वाटर पार्क में कैशियर की जगह खाली है। वहाँ ज़्यादा काम भी नहीं है, कोशिश करो, शायद तुम्हें वहाँ नौकरी मिल जाए। अगले ही दिन गुड़िया अपना बायोडाटा लेकर जॉयलैंड पार्क जा पहुँची और थोड़े इंतजार के बाद वाटर पार्क के मालिक प्रदीप सांगवान से उसकी मुलाकात भी हो गई। पहली नज़र में प्रदीप सांगवान गुड़िया को अच्छा आदमी लगा और गुड़िया को इससे भी ज़्यादा खुशी तब हुई जब औपचारिक बातचीत के बाद उसने उसे नौकरी पर रख लिया। अगले दिन यानी 24 जून 2012 से गुड़िया अपनी नौकरी पर जाने लगी। उसे कैशियर के पद पर रखा गया था, इसलिए वाटर पार्क में आने जाने वाले पैसों का हिसाब उसे ही रखना था। बैंक के लेन देन का हिसाब भी उसे ही देखना होता था और इसके अलावा पार्क से होने वाली प्रतिदिन कमाई की एंट्री भी उसे ही करनी पड़ती थी। गुड़िया मेहनत करके जमाने की रफ्तार के साथ आगे बढ़ना चाहती थी। सोच की इसी इमारत पर नौकरी के रूप में उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा था। वह सुंदर भी थी और मेहनती भी थी। उत्तराखंड की आबो हवा उसे शुरू से ही पसंद थी और कुछ ही दिनों में अपने काम से उसने सभी का दिल जीत लिया। जल्दी ही वह वाटर पार्क में काम करने वाले अन्य लोगों से भी घुल मिल गई। उसका सोचना था कि वहाँ नौकरी करते हुए उसके सपने पूरे होंगे। अपवाद को छोड़ दिया जाए तो जिंदगी के सफ़र के रास्ते हर इंसान अपनी ओर से अच्छा ही चुनता है।
रास्ते सीधे भी होते हैं तो कई मोड़ से भी होकर गुजरते हैं। मोड़ वाले रास्ते में कब कौन किस तरह से मिल जाए कह नहीं सकते, इस बात को कोई नहीं जानता। कभी कभी अचानक भी ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब इंसान को अपना अक्स भी धुंधला नजर आने लगता है, और गुड़िया के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। नौकरी के उसके 2 सप्ताह बड़े अच्छे से बीते। वह बहुत खुश थी और वक्त पंख लगाकर उड़ रहा था। तीसरा सप्ताह चल रहा था। एक दिन प्रदीप ने कहा, गुड़िया आज तुम्हें मेरे साथ मसूरी चलना है। क्यों सर? वहाँ एक प्रिंसिपल हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाहता हूँ क्योंकि उन्हें मार्केटिंग का बहुत अच्छा नॉलेज है। मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे कुछ सीख लो जिसका तुम्हें भी लाभ होगा और हमें भी। ओके सर, गुड़िया ने हाँ में भर दी। वह प्रदीप के यहाँ नौकरी करती थी और मन में कोई आशंका भी नहीं थी जिसकी वजह से वह उसके साथ जाने को मना कर देती। वह जाने के लिए तैयार हो गई, पर उसे क्या पता था कि उसे बहाने से एक ऐसे खूबसूरत जाल में उलझाया जा रहा है जिसमें फंसकर वह छटपटा कर रह जाएगी। शाम तक वह प्रदीप के साथ पहाड़ों की रानी मसूरी पहुंच गई। देहरादून से वहां पहुंचने में 1 घंटे से भी कम समय लगा। वहां पहुंचकर प्रदीप ने कहा, हम तो आ गए, लेकिन क्या सर? गुड़िया ने पूछा। प्रिंसिपल यहाँ है ही नहीं, कब आएंगी? कह नहीं सकता क्योंकि उनका मोबाइल बंद है। मसूरी में भी प्रदीप का घर था तो उसने कहकर रात गुड़िया को वहीं रुकने के लिए तैयार कर लिया, और फिर वह रात गुड़िया के लिए कयामत की रात साबित हुई। गुड़िया के अनुसार प्रदीप ने शराफत का नकाब उतारकर उस रात कई बार उसके साथ ज़बरदस्ती की और उसने उस दौरान उसके वीडियो क्लिप्स भी बना ली। सुबह उसने गुड़िया से साफ साफ कह दिया कि अगर उसने इस बारे में किसी से कुछ भी कहा या आगे उसकी बात नहीं मानी तो उसकी इस क्लिप को फेसबुक पर अपलोड कर दिया जाएगा जिसे सारी दुनिया देखेगी। सब कुछ गंवाकर गुड़िया अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाकर रह गई, और इसके बाद उसने यौन शोषण का सिलसिला चल निकला। यह सब होते होते धीरे धीरे 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया। वह आंसू बहाकर रह जाती थी। वहाँ जब भी विरोध करती उसे धमका दिया जाता। गुड़िया को अपनी ज़िंदगी दोजख सी लगने लगी। जब वह कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई तो इंसाफ के लिए पुलिस की दहलीज पर जा पहुंची और प्रदीप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। मामला प्रकाश में आते ही चर्चा का विषय बन गया और इसकी राजनीति की गलियारों में भी चर्चा हो रही थी। पुलिस ने गुड़िया का मेडिकल चेकअप कराया। 22 अप्रैल को सिविल जज के यहाँ धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज कराया। अगले दिन पुलिस ने गुड़िया का कलमबंद बयान दर्ज किया जिसमें उसने अपने साथ हुई पूरी घटना को दोहरा दिया। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर अंशु चौधरी ने सबूत जुटाने के लिए घटना स्थल मसूरी से रिहायशी इलाके और वाटर पार्क का निरीक्षण करके नक्शा तैयार किया। पुलिस सबूत जुटाने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए वाटर पार्क के कर्मचारियों समेत करीब 16 लोगों के बयान दर्ज किए। मामला पहुंच वाले आदमी से जुड़ा था। पुलिस तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई करना चाहती थी। प्रदीप की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित कर दी गई थी जो लगातार उसे तलाश कर रही थी, और कई दिन बीत गए थे लेकिन वह हाथ नहीं आ रहा था। 3 मई को पुलिस ने उसके देहरादून स्थित आवास पर छापा मारा तो वह फरार था। इसलिए कहाँ से मिलता? पुलिस ने वहाँ की जांच पड़ताल के दौरान मोबाइल, लैपटॉप और अन्य सामान बरामद किया, और इसके बाद पुलिस ने अदालत से उसका गैर जमानती वारंट हासिल कर दिया। अदालत ने प्रदीप को भगोड़ा भी घोषित कर दिया था। प्रदीप के जहाँ जहाँ मिलने की संभावना थी वहाँ वहाँ पुलिस टीमें छापा मार रही थी। चंडीगढ़, दिल्ली, मेरठ में संभावित ठिकानों पर उसकी तलाश की गई। मामले ने काफ़ी तूल पकड़ा और इसकी जांच पुलिस अधीक्षक ममता वोरा को सौंप दी गई। वह बिना किसी दबाव के पीड़िता को इंसाफ दिलाना चाहती थी और इसके लिए तमाम सामाजिक संगठन आवाज़ भी उठा रहे थे। पुलिस प्रदीप सांगवान को पकड़ने के लिए जी जान से जुटी थी। तभी गुड़िया ने अचानक बयान बदलने का शपथ पत्र दिया तो पुलिस अधिकारी अजीब सी उलझन में पड़ गए। इससे पुलिस को आशंका हुई कि कहीं उसकी जान खतरे में तो नहीं है, किसी दबाव में तो वो ऐसा नहीं कर रही है। पुलिस महानिदेशक BS सिद्धू ने अधीनस्थों को निर्देश दिए कि पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि पीड़िता की जान खतरे में तो नहीं है
और इसके बाद यह पता लगाया जाए कि वह ऐसा क्यों कर रही है। उसे प्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा देने से उसकी पहचान उजागर हो सकती थी, इसलिए उसे प्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा न देकर उस पर खुफिया नज़र रखने के लिए एक टीम लगा दी गई और इसी के साथ उसका नंबर सर्विलांस पर लगा दिया गया कि अगर कोई उसे डरा धमका रहा होगा तो यह बात भी सामने आ जाएगी। इतना सब करके भी प्रदीप की गिरफ्तारी के प्रयासों की समीक्षा करके कोशिश और तेज कर दी गई। अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिस टीमें तेजी से काम में जुट गईं और इसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सदस्यों को भी शामिल किया गया। पुलिस ने अदालत से प्रदीप का कुर्की वारंट भी हासिल कर लिया था। 12 मई को गुड़िया द्वारा अदालत में बयान बदलने संबंधी शपथ पत्र पर सुनवाई हुई। अदालत ने उसकी अपील को नामंजूर करते हुए कहा, न ऐसा कोई कानून प्रावधान है और न ही यह विधि सम्मत है। गुड़िया की बात अदालत से नहीं मानी, यह उसके लिए एक बड़ा झटका था। अगले दिन यानी 13 मई को इस मामले में अचानक चौंकाने वाला मोड़ आ गया। पुलिस महानिदेशक BS सिद्धू ने आनन फानन इस मामले को लेकर प्रेस वार्ता बुलाई तो सभी ने सोचा कि अभियुक्त गिरफ्तार हो गया होगा, लेकिन जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल पुलिस ने गुड़िया को ही गिरफ्तार कर लिया था। उस पर पुलिस को गुमराह करने और अभियुक्त को ब्लैकमेल करके समझौता करने का आरोप था और यह आरोप फॉरेंसिक सबूतों के साथ था, जिसमें यह आरोप किसी और ने नहीं पुलिस ने ही लगाया था। गोपनीय रूप से गुड़िया की निगरानी कर रही पुलिस को जांच में पता चला था कि उसने दुराचार के मामले में समझौते के लिए एक बड़ा सौदा कर लिया था। इसी सौदे के बाद अभियुक्त प्रदीप को बचाने के लिए वह अपना बयान बदलना चाहती थी। इज्जत का यह सौदा हुआ तो था, रकम से गुड़िया ने मकान और सुख सुविधा के आधुनिक साधन जुटा भी लिए थे। पुलिस ने उसके पास से लाख रुपए नगद बरामद भी किए थे। पुलिस ने गुड़िया के साथ उसके एक दोस्त सईद को भी गिरफ्तार किया था। इस सौदेबाजी में दिल्ली निवासी अजय मान ने अपने जीजा प्रदीप सांगवान को बचाने में सईद की मार्फत गुड़िया से भी बात की थी। समझौता चूंकि दोनों पक्षों की रजामंदी से हुआ था, इसलिए कोई भी एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकता था। इसलिए गुड़िया, उसके साथी और अजय के खिलाफ थाना कोतवाली में सब इंस्पेक्टर नीलम रावत की ओर से ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रदीप सांगवान पर दर्ज मुकदमों की धाराओं में सबूत को प्रभावित करने की धारा 201 बढ़ा दी गई। गुड़िया की गिरफ्तारी के पीछे चौंकाने वाली जो कहानी थी वो कुछ इस प्रकार थी। पुलिस ने गुड़िया पर नज़र रखनी शुरू की तो उसकी कॉल डिटेल्स में 2 संदिग्ध नंबर नज़र आए और दोनों नंबरों की जांच की गई तो पता चला कि उनमें से एक नंबर दिल्ली के रहने वाले अजय का था तो दूसरा सईद चौधरी का था। पुलिस को लगा कि वही दोनों गुड़िया को धमका रहे हैं और इसी शक के आधार पर गुड़िया के मोबाइल की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई तो मामला तो दूसरा ही सामने आया। अजय प्रदीप सांगवान का साला था तो सईद गुड़िया का दोस्त। सईद उत्तराखंड के ही जिला ऊधम सिंह नगर के काशीपुर के रहने वाले इख्तियार हुसैन का बेटा था। गुड़िया की उससे रोज़ ही बातें होती थी। मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला कि वे उसे धमकी नहीं देते थे बल्कि समझौते की बात करते थे। गुड़िया की समझौते की बात हो चुकी थी। एक दिन सईद ने फ़ोन करके पूछा, क्या हाल है गुड़िया? मैं ठीक हूँ। उसने पैसे दिए कि नहीं? अभी उसने पैसे कहाँ दिए? गुड़िया ने कहा तो सईद बोला, फिर भी तुमने कोर्ट में अर्जी लगा दी? हाँ, अर्जी तो लगा दी, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि मैं बयान वापस ले रही हूँ। मैंने अर्जी में लिखा है कि पहले दिए गए बयान में कुछ तथ्य छूट गए हैं जिसकी वजह से मैं दोबारा बयान देना चाहती हूँ। उस हिसाब से मैं कुछ भी कह सकती हूँ। ऐसा तो नहीं ना कि बयान बदल देने के बाद वह बाकी के पैसे देने में दिक्कत करें। कुछ कहा नहीं जा सकता, कर भी सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। खैर, तुम दोनों तरफ से सेफ हो। मैंने तुम्हारी हर तरह से मदद की है। और पैसे के लिए क्या कह रहा था? कह रहा था 5 लाख अभी ले लो और बाकी इलेक्शन के बाद दे दूँगा। मेरे नाम मकान की रजिस्ट्री तो करा दी है, कुछ पैसे भी दिए हैं और जिससे मैंने घर का सामान खरीद लिया है। वह डबल गेम तो नहीं खेल रहा है। मैं अजय से बात कर लूँगी, अगर वह पैसे दे देगा तभी मैं अपना केस वापस लूँगी। अभी तुम अजय से कोई बात मत करो, जब मैं कहूँगा तभी करना।
देख लेना और जैसा भी हो बता देना। टेंशन मत लो, अभी गेंद मेरे पाले में है। ओके बाय। अपनी बात पूरी आत्मविश्वास के साथ कहकर गुड़िया ने फ़ोन काट दिया। ये बातें सुनकर पुलिस सन्न रह गई और समझते देर नहीं लगी कि दुराचार के इस मामले में पुलिस और कानून को तमाशा बनाया जा रहा था। पुलिस ने गुड़िया के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू कर दिए। उसने अपने मकान की रजिस्ट्री की बात की थी। इसके लिए दस्तावेजों की जांच जरूरी थी। पुलिस ने रजिस्ट्री ऑफिस के 1 महीने के अंदर मकानों की खरीद फरोख्त करने वाले लोगों की सूची हासिल की, लेकिन इस सूची की जांच की गई तो गुड़िया का नाम नहीं। यह हैरान करने वाली बात थी, जबकि फ़ोन टैपिंग में उसने स्पष्ट कहा था कि उसके नाम एक मकान की रजिस्ट्री हुई है। पुलिस ने रजिस्ट्री ऑफिस जाकर जब हो चुकी रजिस्ट्री की एंट्री करने वाला रजिस्टर चेक किया तो सच्चाई का पता चल गया, क्योंकि उस रजिस्टर पर खरीदारों के फ़ोटो चस्पा होते हैं। यह एक चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी थी। खरीदारों की सूची में फ़ोटो तो गुड़िया का लगा था, लेकिन उसमें नाम दूसरा था, और शायद ऐसा उसने चालाकी से किया था। उसने नाम तो बदल दिया था, परंतु चेहरा कैसे बदलती। वह मकान मोहल्ला बंजारा वाला में मीनाक्षी वेस्ट से 2 मई 2014 को 17 लाख रुपए में खरीदा गया था। पुलिस के अनुसार उस मकान की वास्तविक कीमत 35 लाख रुपए थी। शायद स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए उसका बैनामा 17 लाख रुपए में कराया गया था। अब तक प्राप्त सबूतों में अभियुक्त को ब्लैकमेल करने की पुष्टि हो चुकी थी। सबूत पक्के थे, इसलिए पुलिस ने गुड़िया की गिरफ्तारी की योजना बनाकर अदालत से वारंट हासिल किया और छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि ब्लैकमेलिंग से मिली रकम से उसने अपने लिए आधुनिक सुख सुविधाओं के साधन जुटा रखे थे। ब्लैकमेलिंग में गुड़िया के दोस्त सईद ने मदद भी की थी और इसलिए उसे भी शिकंजे में लेना जरूरी था। गुड़िया और उसकी बातचीत से पुलिस को पता चल चुका था कि अजय मान ने उसे नौकरी का ऑफर दिया था और साक्षात्कार के लिए देहरादून आने को कहा था। पुलिस ने इसका फ़ायदा उठाते हुए एक कंपनी का नाम लेकर उसे नौकरी का ऑफर दिया और साक्षात्कार के लिए देहरादून बुलाया। नौकरी की खुशी में वह देहरादून आ गया। पुलिस पहले से उसकी फिराक में थी। देहरादून आने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गुड़िया और सईद को आमने सामने बैठाकर विस्तार पूर्वक पूछताछ की। विश्वास करना मुश्किल था कि एक लड़की ने दुराचार को हथियार बनाकर किस तरह से अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश की, तो दुराचार के अभियुक्त ने खुद को बचाने की उसने पैसे ऐंठने की योजना मुकदमा दर्ज होने के बाद तब बनाई थी जब उसके पास समझौते के लिए प्रस्ताव आए। लाखों की रकम और मकान का प्रस्ताव उसे पसंद आ गया था। इसके बाद गुड़िया ने अपने दोस्त सईद से बात की तो उसने उसे समझौता कर लेने की सलाह दी। उस समय वह यह भूल गई कि दुराचार का सख्त कानून महिलाओं और लड़कियों के हक में उन्हें न्याय दिलाने के लिए बनाया गया है, ना कि नाजायज़ इस्तेमाल करके कमाई करने के लिए। गुड़िया को एक ही झटके में लाखों रुपए मिलते नजर आ रहे थे। समझौते की शर्तों में उसके लिए बहुत जल्दी मोहल्ला बंजारा वाला में मीनाक्षी वेस्ट का मकान तलाश लिया गया। किसी को शक ना हो इसके लिए गुड़िया ने बेनामे के समय अपना वह नाम लिखवाया जो शैक्षिक प्रमाण पत्रों में था, जबकि रिपोर्ट उसने घरेलू नाम से लिखवाई थी। इसलिए रजिस्ट्री ऑफिस की सूची में उसका नाम न देखकर पुलिस भी उलझ गई थी। मकान मिल गया और कुछ नगद भी, तो गुड़िया कैश वापस लेने को तैयार हो गई थी। इसी प्रक्रिया के तहत उसने जांच अधिकारी पुलिस अधीक्षक ममता वोरा और अदालत में फिर से बयान कराने का प्रार्थना पत्र भी दे दिया। पुलिस ने उसके पत्र पर जांच शुरू कर दी और अदालत ने भी उसकी बात नहीं मानी। इस तरह कानून को तमाशा बनाने के चक्कर में वह अपने ही बुने जाल में फंस गई। पुलिस ने गुड़िया और सईद से काफ़ी लंबी पूछताछ की और इस पूछताछ में पुलिस ने पुख्ता सबूत जुटा लिए। अगले दिन दोनों को अदालत में पेश किया गया और जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जेल भेजे जाने से पूर्व प्रयोगशाला के विशेषज्ञों ने जांच के लिए दोनों की आवाज़ों के सैंपल ले लिए ताकि पुष्टि हो सके कि मोबाइल पर हुई बातचीत उन्हीं दोनों की है। और इसके बाद पुलिस ने प्रदीप सांगवान के साथ उसके साले अजय की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने प्रदीप का पासपोर्ट जब्त करके लुक ऑफ सर्कुलर जारी कर दिया था ताकि वह विदेश न भाग सके। अजय का गैरजमानती वारंट हासिल कर लिया गया था। प्रदीप सांगवान पर
पुलिस ने 2500 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया था। कथा लिखे जाने तक जेल गई गुड़िया और उसके साथी सईद की जमानत नहीं हो सकी थी। प्रदीप और अजय को गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। गुड़िया ने प्रदीप पर जो आरोप लगाए, अब वे कितना सच साबित होंगे यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उसने खुद की गलती से दुराचार को हथियार बनाकर जिस तरह खुद को कानून के फंदे में उलझा लिया था, अब उससे निकलना मुश्किल ही था। ऐसे में लोग कभी कभी खुद पर तो कभी हालात पर खींचते हैं। सच ही है कि कानून सुरक्षा और न्याय के लिए बने हैं, ना कि मनचाहे इस्तेमाल के लिए। तो दोस्तों, ये है एक दिल दहला देने वाली कहानी कि लोग अपने स्वार्थ के लिए कानून से भी खिलवाड़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट तो बनता है। और आज समय के अभाव के कारण आपके कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाऊंगी, लेकिन हाँ, आपके जो भी पेंडिंग कमेंट्स हैं कल मैं उनके जवाब जरूर दूंगी। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।